बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने वाइटामिन शुरू किए थे। आज हम कल वाइटामिन B1 पढ़ा था और आज हम इंशाल्लाह वाइटामिन B6 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आपने ये देखना है कि जो इसमें पायरिडॉक्सिन एक स्ट्रक्चर होता है, अगर उस पायरिडॉक्सिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो तो हम इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अगर इसके अंदर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ हो तो हम इसे कहते हैं पैराडॉक्सल अमाइन। और इसी तरह अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो इसे पैराडॉक्सल कहते हैं। ठीक है, अब पैराडॉक्सामीन इसका दूसरा जो नाम है, विटामिन B6 को पैराडॉक्सामीन कहते हैं। और ये वाटर सॉल्युबल है। कौन सा है जी? ये वाटर सॉल्युबल। ठीक है, आपके पास विटामिन देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि B6 इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, पायरिडॉक्सिन इसका एक और, इसे पैराडॉक्सामीन भी कहते हैं, इसे पैराडॉक्सल भी कहते हैं। यानी कि कहते हैं मतलब ये कि 3 हालतों में पाया जाता है। और इन तीनों किस्मों से, पायरिडॉक्सिन से, पैराडॉक्सामीन से और पैराडॉक्सल से, इसे पैराडॉक्सिन फास्फेट ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बहरहाल ये विटामिन B6 इन 3 हालतों में पाया जाता है। कहने का मतलब ये, जहाँ तक हम बात करेंगे ना फूड की, तो फूड में ये होगा कि आपकी जो जनरल फूड जो रूटीन में आप खाते हैं उन सब में होता है। जैसे होल ग्रेन्स हैं, आपके पास होल ग्रेन्स यानी कि जो अजनास हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, नट्स हैं इसमें पाया जाता है। और कैबेज, लेग्यूमिन और कैलीफ्लावर्स में ये इसके बेहतरीन सोर्स हैं। जहाँ तक है अपना एनिमल्स की, तो वहाँ पर बेटा ये देखिए वही एग योक में, मीट, फिश और मिल्क यीस्ट में पाए जाते हैं, मिल्क और यीस्ट में। तो अगर मैं ये कहूँ ना, ये रूटीन की ग़िज़ा जो है जो हम आम तौर पर खाते हैं तो वो रिच ऑफ विटामिन B6 पैराडॉक्सिन से रिच है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एक लफ्ज़ में कह दूँ, जैसे कल हमने कहा था कि विटामिन B की कमी हो जाए तो आपको वीकनेस होती है, यानी कि एक आसाबी वीकनेस है और दूसरा जो है आपके जो है मसल वीकनेस है, बॉडी की वीकनेस है, तो ब्रेन है। ठीक है, तो अगर मैं विटामिन B6 के मुतालिक कहूँ तो बेटा ये देखिए हेल्दी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो ब्रेन को न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होते हैं, जैसे कि आपके सेरोटोनिन है और हिस्टामीन है और कैटेकोलामीन्स हैं, ये सब की सिंथेसिस में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो विटामिन B6 एक अहम रोल अदा करता है। ओके, अच्छा, फिर देख लें अगर ये, और दूसरा जो है ब्रेन के साथ साथ इसका RBCs पे बहुत अच्छा अफेक्ट होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि RBCs की कमी हो जाएगी तो अनीमिया हो जाएगा। अगर आप कभी B6 की कमी हो जाए तो आपको डिप्रेशन हो जाएगी, न्यूराइटिस हो जाएगी, पेरिफेरल न्यूराइटिस, और नर्वस सिस्टम जो है वीक हो जाएगा। आपके पास जो है ना डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट शिकायत आएगी। ओके, अच्छा, फिर RBCs में क्या बताया मैंने? अनीमिया हो जाता है। ये तो एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था। तो जहाँ तक ये देखते हैं कि बेसिकली मैंने पहले कहा ये पायरिडॉक्सिन फास्फेट एक्टिव फॉर्म में, तो इसका मतलब ये है कि ये B6 जो है ये को एंजाइम का काम करता है। ठीक है, को एंजाइम का काम करता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये कुछ रिएक्शंस हैं हमारे जिसमें, देखिए ट्रांस अमाइनेशन और एक लफ्ज़ है डीअमाइनेशन। ठीक है, और कंडेंसेशन और एक लफ्ज़ है
कार्बोक्सिलेशन। ओके, अच्छा अब ये देखिए, ये डबल डी कर दें और टी सी, ये याद रख लें बस। ये डबल डी और टी सी याद रखेंगे ना तो आपको काफ़ी हद तक याद रह जाएगा। देखिए क्या बताया, डी से डी कार्बोक्सिलेशन, डी से डी अमाइनेशन, टी से ट्रांस अमाइनेशन, सी से कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखिए आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन, जैसे अमाइनो एसिड है, देखिए अमाइनो एसिड है ना, ये अमाइनो एसिड है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए तो ये एक कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी है इस तरह डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो वो क्या होगा, वो एनर्जी साइकिल में शामिल हो जाएगा सिट्रिक एसिड में, तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब है अगर B6 की कमी होगी तो डी कार्बोक्सिलेशन का अमल रुक जाएगा और आपको एनर्जी भी कम मिलेगी। ठीक है, ये डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। ठीक है ना, इनवॉल्व इन द डी कार्ब, इसमें एग्जाम्पल कोई नहीं थी। अब देखिए दूसरा लफ्ज़ है ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस अमाइनेशन का होता है कि अमाइनो ग्रुप का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, एक से दूसरे पे, ए और बी, तो अब ए अलग हो जाएगा और बी के साथ अमोनिया शिफ्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं डी अमाइनेशन, सॉरी ट्रांस अमाइनेशन, इसे क्या कहते हैं, ट्रांस अमाइनेशन। अब देखो उसके एग्जांपल है एक्सालो एसिटिक एसिड है और आपके साथ साथ में पड़ा हुआ है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये अमोनिया की ट्रांसपोर्टेशन का एक मैकेनिज्म है, एक्सालो एसिटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अब ये क्या करता है कि यहाँ ये अमाइनो एसिड ग्लूटामिक से इस तरफ चले जाता है और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्पार्टिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में, और साथ में क्या बनता है, कीटो ग्लूटारिक एसिड में, कीटो ग्लूटारिक एसिड में। ये एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर एक लफ्ज़ आ जाता है डी अमाइनेशन। तो डी अमाइनेशन भी हमारे बॉडी में जो है, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे देखिए ये अमाइनो एसिड्स है ना, ये इसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा होता है तो ये निकल जाए, तो इसे डी अमाइनेशन कहते हैं। और जो बाकी चीज़ पढ़ चुकी तो उसमें ये पायरुविक एसिड बन गया। एक एग्जांपल हमने सीरीन की ली है, तो सीरीन की जब भी हमने डी अमाइनेशन की, जितने भी अमाइनो गए तो उनकी डी अमाइनेशन करेंगे तो फिर उसके बाद वो कोई ना कोई, ये देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है सीरीन की, ये अमाइनो एसिड है, डी अमाइनेशन किया तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब पायरुविक एसिड किस में, सिट्रिक एसिड में जाकर आपको एनर्जी देगा। ओके, डी अमाइनेशन का समझ आ गई। फिर आपके पास है कंडेंसेशन, यानी कि दो छोटी चीज़ों का मिलकर एक बड़ी चीज़ बना देना। देखिए आपके पास है ग्लाइसरीन और सक्सिनाइल को ए, तो ये बनता है डी एला, डी डेल्टा एला। ठीक है, एला में क्या कैसे पढ़ेंगे, डेल्टा अमाइनो लिवुलेनिक एसिड, और ये आपके आरबीसीज बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब अगर ये कोएंजाइम ये काम नहीं करेगा तो ग्लाइसिन की सक्सिनाइल कोए के साथ कंडेंसेशन नहीं होगी और के पास डेल्टा अमाइनो लिवुलेनिक एसिड नहीं बनेगा और आरबीसीज की सिंथेसिस भी नहीं होगी। तो इस तरह आपके पेशेंट को क्या हो जाएगा, आपके पेशेंट को अपना अनीमिया हो जाएगा। अगर देखिए फैटी एसिड सिंथेसिस, अब जाहिर है कि मैंने पहले बताया कि ये कोएंजाइम का काम करता है, तो एराकिडोनिक एसिड ये पॉली अनसैचुरेटेड है और लिनोलिनिक एसिड ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। तो अब ये क्या होगा, एराकिडोनिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड की सिंथेसिस में एक अहम रोल अदा करता है। देखिए आपको हमने पढ़ाया था, ये देखिए ये ग्लाइकोजिन है, ये लीवर में डिपॉजिट है और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ठीक है, आप अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लाइकोजिन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है और उस एंजाइम का नाम होता है ग्लाइकोजिन फास्फेट। ठीक है, तो ग्लाइकोजिन फास्फेट के बनने के अमल के लिए भी दोबारा ग्लूकोज बनने को हमें
ये कोएंजाइम का काम करता है, ठीक है। और डेफिशिएंसी, अगर आपके पास विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, मैंने दो लफ्ज़ों में कहा था, ब्रेन डेवलपमेंट में और साथ में जो है आपके पास RBCs में होता है। तो देखिए अब ब्लड है, अनीमिया तो होगा, लेकिन कैसा अनीमिया होगा कि उसके अंदर RBCs का साइज छोटा हो जाएगा, इसका ये माइक्रोसाइटिक अनीमिया कहते हैं। इसमें RBCs का साइज छोटा हो उसे माइक्रोसाइटिक अनीमिया कहते हैं। और जिसका अगर कलर जो है फेड हो जाए तो इसे हाइपोक्रोमिक अनीमिया कहते हैं, ओके। और अगर इसी तरह GIT होगा तो जो ये देखा गया है कि विटामिन B6 इन्फेंट्स के अंदर क्या करता है, वहाँ पर उनके अंदर प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पैदा करता है, उनके अंदर कन्वर्जन पैदा कर देगा। ये देखो ये हो गया, ग्रोथ में रिटार्डेशन पैदा करेगा, डर्माटाइटिस पैदा करेगा स्किन पे, ठीक है। और इसके अलावा देखें न्यूराइटिस और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो पेरिफेरल न्यूराइटिस और डिप्रेशन करेगा। क्लियर हो गया बेटा? आज हमने B6 पढ़ा। हमने कहा B6 का नाम दूसरा पायरिडॉक्सिन होता है। ये 3 हालतों में पाया जाता है। अगर अल्कोहल हो तो पायरिडॉक्सिन कहते हैं, अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो तो पायरिडॉक्सिल कहते हैं, और अगर इसके अंदर अमाइनो ग्रुप हो तो पायरिडॉक्सिल अमाइन कहते हैं। अगर मैंने कहा कि सिंपल फूड में पाया जाता है, कौन कौन सी, जो होल ग्रेन्स में, कैलीफ्लावर में और कैबेज में पाया जाएगा, जबकि एनिमल्स में है, योग में, मीट में, फिश में पाया जाएगा, ओके। तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन है जिसमें, तो हमने क्या बताया, डीअमाइनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसअमाइनेशन और कंडेंसेशन, ये 4 हैं। 2D से डीअमाइनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन और ट्रांसअमाइलेशन और इसे कंडेंसेशन। एग्जांपल याद रखिएगा कि जब हम डीअमाइनेशन की बात करेंगे तो सेरीन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड सिट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और जब हमने ट्रांसअमाइनेशन की बात की तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड क्या किया, तो उसके अस्पार्टिक एसिड और कीटो एसिड हमारे पास हुआ। कंडेंसेशन में बात की तो हमने कहा कि सक्सिनाइल CoA और ग्लाइसरीन ये आपस में मिलकर क्या बनाता है, डीएला, यानी कि डेल्टा अमाइनो लिविलिनिक एसिड के तौर पे काम करता है। RBCs की सिंथेसिस में होता है। फैटी एसिड में जो है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, एराकिडोनिक एसिड, लिविलिनिक एसिड में काम आता है। इसके अलावा हमने आपको बताया डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या होगा, आपके पास अनीमिया, और क्या बात की, हाइपोक्रोमिक की बात की, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक की बात की, RBCs का कलर जो है फेड पड़ जाएगा, और माइक्रोस्कोपिक की बात की तो वो आपके साइज में छोटे होंगे। मेगालोब्लास्टिक था ना B6 की डेफिशिएंसी में, ठीक है ना, B12 की डेफिशिएंसी में, और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में मेगालोब्लास्टिक है, और यहाँ माइक्रोसाइटिक अनीमिया होता है, वहाँ पे साइज बड़ा हो जाता है। GIT में देखा गया है कि यंग इन्फेंट्स में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं और डायरिया हो जाए और कन्वल्जन्स होते हैं, ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, और स्किन में डर्माटाइटिस हो सकती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, और इसके अलावा डिप्रेशन हो सकती है। डिप्रेशन क्यों हो सकती है मैंने आपको पहले बता दिया था। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।